हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के दिन की शुरुआत करेंगे 5 अप्रैल 2025 के करंट अफेयर के साथ। सभी न्यूज इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए वीडियो को अंतिम तक ध्यान से देखिएगा। करंट अफेयर की पीडीएफ आप डेली के डेली मेरे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम का ऑफिशियल लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इवन जो कल मैंने क्लास भी ली थी रात में 8 बजे, अब मैं एसएससी टेक्स्ट बुक पर मंडे से फ्राइडे तक क्लास ले रहा हूं। ठीक है, इसमें डेली जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको कवर करा रहा हूं। और साथ में सैटरडे को जो मेरी क्लास होती है एसएससी टेक्स्ट बुक चैनल पर, वो सुबह 11 बजे होती है। तो जैसे आज सैटरडे है तो आज सुबह 11 बजे क्लास होगी और मैं वीकली करंट अफेयर उसमें कराऊंगा। तो इसकी भी जो पीडीएफ है वो मेरे टेलीग्राम पर ही अपलोड कर दी जाती है, जैसे कि कल शाम को हो गई थी। तो आप उसे भी टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा। अब पहले कल के क्वेश्चन की बात करेंगे। कल मैंने आपसे सवाल पूछा था, रेनबो मतलब इंद्रधनुष जो है ये हमेशा कहां बनता है? तो इसका सही आंसर है यह हमेशा सूर्य की विपरीत दिशा में बनता है। मतलब जैसे मान लीजिए ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट डायरेक्शन है। तो अगर मान लीजिए सन इस टाइम पर ईस्ट में है तो हमेशा जो रेनबो है वो वेस्ट में ही बनेगा, जिधर इसकी किरणें पड़ेंगी। अब ऐसा होता क्यों है वो समझ लीजिए। इस पिक्चर में यहां पर मान लीजिए सन है और सूर्य की ये किरणें इस तरीके से आ रही हैं इस डायरेक्शन में। ठीक है, और ये जो आपको छोटे छोटे पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं ये बारिश की बूंदें हैं। तो ये जो बूंदें हैं इनके कांटेक्ट में जैसे ही सनरेज आती हैं तो ये बूंदें उस टाइम पर प्रिज्म का काम करती हैं। और आपको पता ही है जो प्रिज्म है वो सूर्य की किरणों से जो मल्टीपल लाइट्स होती हैं उनको इस तरीके से फैलाने का काम करता है। यही कारण है कि जो ये बारिश की बूंदें हैं इनके जस्ट पीछे की तरफ जाके रेनबो बन जाता है। तो आप खुद ही देख लीजिए, ये रीजन है कि सूर्य की जो डायरेक्शन होगी उसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में ही जाकर रेनबो बनता है। जिन लोगों ने सबसे पहले सटीक आंसर किया है उन सभी स्टूडेंट्स के नाम हैं सौम्या पांडे, मधुमिता पांडा, इसके अलावा मयंक सिंगारिया हो गए, निशा यादव, ठाकुर सिंह एंड घोष निरपस्कॉफ। ये कुछ ऐसे पहले स्टूडेंट हैं जिन्होंने सही आंसर किया है। इनके अलावा और भी स्टूडेंट जिन्होंने सेकेंड वन आंसर किया है उन सभी के आंसर सही है। आगे बढ़ने से पहले एक बड़ा अनाउंसमेंट है। होली में जो ऑफर था वो फिर से आ गया है। तो अभी बीच में केवल 30% हो गया था ना, लेकिन अब फिर से अप टू 90% तक डिस्काउंट हो गया है। एसएससी सीजीएल का जो जीएसपी बैच चल रहा है, गारंटीड सिलेक्शन प्रोग्राम, जिसमें हम गारंटी दे रहे हैं कि इस बार अगर आपका सीजीएल का पेपर निकलेगा ही निकलेगा हर हाल में। अगर क्वालिफाई नहीं होता है तो पूरे पैसे रिफंड हो जाते हैं। तो ये बैच 4000 का है, लेकिन अगर आप मेरा कोड लगाते हैं सुल्तान तो इसकी मदद से आपको सिर्फ और सिर्फ 949 का ये पड़ेगा इस टाइम पर। साथ में इसमें 6 महीने का सब्सक्रिप्शन था जो कि अब इस ऑफर में 3 महीने और बढ़ गया है और टोटल 9 मंथ्स का हो गया है। तो आई डोंट नो ये कल रहे या परसों रहे, मैं कह नहीं सकता, क्योंकि आपको पता ही है जब ऑफर आता है तो ही मैं आपको बता पाता हूं। और मुझे भी नहीं पता नेक्स्ट ऑफर कब आएगा, या फिर कल हो सकता है रहे ना रहे। इसके अलावा जो सीपीओ का बैच अभी तक 4000 का था वो केवल और केवल आपको 300 का करीब पड़ रहा है मेरा कोड लगाने पर, और इसमें भी वैलिडिटी 9 मंथ्स की हो गई है। अपार्ट फ्रॉम दिस सीएचएसएल या फिर टेक्स्ट बुक में आप कोई भी दूसरे बैच अवेल करते हैं, मेरे कोड की मदद से अप टू 90% इस टाइम तक आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। बैचेस के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। अब शुरू करेंगे आज के करंट अफेयर। अभी हाल ही में ये कौन है जिनको उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं इनका नाम है निखिल सिंघल, और बेसिकली ये एक मीडिया पर्सन है और नोएडा हाई राइज फेडरेशन के प्रेसिडेंट भी हैं। इनका एक मीडिया हाउस है जो कि विगोर नाम से चलता है, इसका नाम है विगोर मीडिया हाउस। ठीक है, और इतना ही नहीं, जर्नलिज्म के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए इनको टाइम्स मैगजीन की तरफ से अंडर 40 लिस्ट में भी लिस्ट किया जा चुका है साल 2021 में। तो पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए इनको सम्मानित किया गया है लखनऊ के होटल ताज में अखिलेश यादव के द्वारा। नाम ध्यान रखिएगा इनका, निखिल सिंघल, उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार। हाल ही में कौन है जिनको फिकी मीडिया एंड एंटरटेनमेंट कमेटी साउथ के चेयरपर्सन के रूप में अपॉइंट किया गया है? फिकी जिसको बोलते हैं फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इस ऑर्गेनाइजेशन का काम है कि पूरे भारत भर में जो भी व्यापार हो रहा है दूसरे देशों के साथ या फिर भारत के अंदर, उसके लिए भारत सरकार के जितने भी नॉर्म्स हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो अप्लाई हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, इन सभी को देखना फिकी का काम है। तो इसका जो साउथ वाला विंग है
इसके नए चेयरपर्सन कमल हसन के रूप में अपॉइंट किए गए हैं। फिक्की की स्थापना 1927 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। हाल ही में भारत और चाइना के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशंस के कितने साल हो गए हैं? तो 2025 में हम लोग 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं भारत और चाइना के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशन के। पहली बार भारत और चाइना के बीच में 1 अप्रैल साल 1950 में यह एग्रीमेंट साइन हुआ था, दोनों देशों के बीच में मैसेजेस कॉल्स को ट्रांसफर करने का और साथ में व्यापारिक संबंधों को रखने का। तो 1950 1 अप्रैल से लेकर आज तक 75 साल हो चुके हैं। भारत और चाइना के जो लीडर्स हैं ये आपस में व्यापार को लेकर, सिक्योरिटी एंड पीस को लेकर आज भी टेलीफोनिक कॉल करते हैं और एक दूसरे से बात करते हैं। फिलहाल आपको बता दूं, इस उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भारत की तरफ से, दूसरी तरफ चाइना की तरफ से वहां के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और वहां की प्रधानमंत्री ली कियांग, इन दोनों ने वार्ता करी है। टोटल 4 लोगों के बीच में वार्ता हुई है और ऐसी बात हुई है कि आगे भी इस तरीके का सेलिब्रेशन चलता रहेगा नए नए डिप्लोमेटिक एनिवर्सरीज पर। यह कौन सी कंपनी है जिसने अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस के साथ पैक्ट साइन किया है और इनके साथ मिलकर ये 6000 मेगावाट हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट लाइन स्थापित करेंगे। ये जो डायरेक्ट करंट लाइन होगी हाई वोल्टेज की, ये भादला से लेकर फतेहपुर तक स्थापित करी जाएगी। तो ये ऑर्गेनाइजेशन है भेल, जिसको बोलते हैं भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। भेल का हेडक्वार्टर नई दिल्ली है। ओके, और इसकी स्थापना 1956 में करी गई थी। इसके चेयरपर्सन है के.एस. मूर्ति। कौन है? के.एस. मूर्ति। ध्यान रखिए, भारत सरकार का यह विजन है कि 2030 तक भारत में जो बिजली का उत्पादन है उसमें हमें 500 गीगावाट की जो अप्रोच है वो पूरी करनी है। मतलब हमें अपना बिजली का पोटेंशियल 500 गीगावाट तक पहुंचाना है। तो ये जो 6000 मेगावाट बिजली की जो हाई वोल्टेज लाइन है, ये इसको अचीव करने में मदद करेगी। भेल के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस की बात करें तो 2013 में ही ये स्थापित करी गई है। हेडक्वार्टर है इसका अहमदाबाद और चेयरपर्सन है गौतम अडानी। ये कौन से 2 बैंक हैं जिन्होंने हाल ही में पैक्ट साइन किया है भारत के छोटे किसानों को लोन फैसिलिटी देने के लिए, और दोनों बैंक मिलकर $295 मिलियन का लोन फैसिलिटी डिसबर्स करें। तो इसमें से एक बैंक है भारतीय और दूसरा है अमेरिकी बैंक। भारतीय बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और सिटी बैंक है अमेरिकी बैंक। दोनों के बीच में पैक्ट साइन हुआ है और इस पैसे का जो यूज किया जाएगा वो हमारे देश के किसानों के जो किसान क्रेडिट कार्ड बनते हैं उसमें पैसे को डालकर किया जाएगा। किसान क्रेडिट कार्ड एक तरीके से किसानों को बैंकों की तरफ से लोन दिए जाने का तरीका है ताकि वो अपनी फसल का उत्पादन बेहतर तरीके से कर पाए। $295 मिलियन को अगर इंडियन रुपी करेंसी में आज की डेट में कन्वर्ट करें तो ये करीब करीब 2400 करोड़ होता है। कितना? 2400 करोड़ या फिर 24 अरब भी आप इसे बोल सकते हो। एसबीआई और सिटी बैंक दोनों ही बहुत पुराने हैं। सिटी बैंक जो है इसकी स्थापना 1812 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क और इसके चेयरपर्सन है भारतीय मूल के सुनील गर्ग। कौन है? सुनील गर्ग। दूसरी तरफ एसबीआई की बात करें तो यह भी बहुत पुराना बैंक है। 1806 में एक बैंक की स्थापना हुई थी, उसका नाम था बैंक ऑफ बंगाल। फिर आगे आकर 1921 में इसी बैंक का नाम पड़ गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया और उसके बाद भारत आजाद होने के बाद 1955 में इसी बैंक का नाम पड़ गया एसबीआई। तो जिन लोगों को लगता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1955 में हुई है वो लोग गलत है। दरअसल इसके नाम 2 बार बदल चुके हैं। यह बैंक सिटी बैंक से भी पुराना है। 1806 में इसको स्थापित कर दिया गया था और आज की डेट में इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। पहले इसका हेडक्वार्टर कलकत्ता हुआ करता था। भारतीय नौसेना ने मरीन डीजल इंजन के लिए हाल ही में कौन सी कैटेगरी के लिए पैक्ट साइन किया है? मतलब कहने का यह कि कौन सी कैटेगरी के मरीन डीजल इंजन है जिसके लिए पैक्ट साइन किया है। तो इंडियन नेवी के द्वारा मेक 1 कैटेगरी के मरीन डीजल इंजन को हस्ताक्षरित किया गया है और इसके लिए 270 करोड़ की डील साइन हुई है। और इस पैसे की मदद से एक कंपनी है और इस कंपनी का नाम है किर्लोस्कर। यहां पर मैं लिख देता हूं, किर्लोस्कर ऑयल इंजन्स लिमिटेड। ये नई दिल्ली बेस्ड कंपनी है। ये इंडियन नेवी को मरीन डीजल इंजन बनाकर देगी और ये मीडियम स्पीड रेंज के इंजन होंगे। 270 करोड़ की मदद से दिए जाएंगे।
भारतीय नौसेना की स्थापना 1950 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली और इंडियन नेवल चीफ है इस टाइम पे डीके त्रिपाठी। पूरा नाम है दिनेश कुमार त्रिपाठी। नीति आयोग के द्वारा 2024 की रिपोर्ट जारी करी गई है और इसमें बताया गया है कि कौन सा राज्य अपनी अर्थव्यवस्था को सबसे बेहतर तरीके से मैनेज कर पाया है 2024 में। तो दरअसल इस रिपोर्ट को बोलते हैं फिस्कल हेल्थ इंडेक्स। तो फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 2024 में कौन से राज्य ने टॉप किया है? तो यह है उड़ीसा। अब यहां पर देखिए राइट हैंड साइड पे जो आपको पिक्चर दिख रही है मैप की, यहां पर समझते हैं इसको। जो सबसे ज्यादा ग्रीन आपको दिखाई दे रहे हैं, जो डार्क ग्रीन, वो अचीवर की कैटेगरी में है, मतलब टॉप पर है। उसके बाद जो आपको कम ग्रीन दिखाई दे रहे हैं या थोड़े येलोइश दिखाई दे रहे हैं, वो फ्रंट रनर हैं। उसके बाद जो है उनसे नीचे जो थोड़े से येलो और रेड की तरफ बढ़ रहे हैं या ऑरेंज हैं, वो परफॉर्मर स्टेट हैं। और सबसे लास्ट में जिनकी स्थिति खराब है वो एस्पिरेशनल कैटेगरी में डाले गए हैं, रेड कैटेगरी में। अब यहां पे आप क्लियरली देख सकते हैं सबसे ज्यादा ग्रीन आपको उड़ीसा स्टेट ही दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब देखिए अचीवर कैटेगरी में नंबर 1 पे उड़ीसा है। उड़ीसा के बाद दूसरे नंबर पे है छत्तीसगढ़, मतलब पूरे देश में ये सबसे बेस्ट है। नंबर 3 पे है गोवा स्टेट, नंबर 4 पे इसमें है झारखंड और नंबर 5 पे है गुजरात। ठीक है, ये टॉप 5 है अचीवर की कैटेगरी में। इसके बाद फ्रंट रनर की अगर बात करें तो इसमें भी कुछ स्टेट हैं जैसे कि महाराष्ट्र, उसके बाद उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, एमपी और कर्नाटक। एक पूरी मैंने टेबल बनाकर आपको पीडीएफ में दे दी है। तो पीडीएफ टेलीग्राम से जब आप डाउनलोड करेंगे वहां पर आपको पीडीएफ में चारों कॉलम मिलेंगे, कौन अचीवर में है, कौन फ्रंट रनर में, कौन परफॉर्मर और कौन एस्पिरेशनल। खैर, इस पूरे मैप को देखते हुए आप क्लियरली ये देख सकते हैं सबसे बुरी स्थिति रही है पंजाब की। ये पंजाब ऊपर है, सबसे ज्यादा रेड है। फिस्कल हेल्थ इंडेक्स का मतलब यह है कि नीति आयोग की तरफ से राज्य सरकारों को जो पैसा दिया जाता है डेवलपमेंट के लिए, उस पैसे का कहीं मिस यूज तो नहीं हुआ है। वो पैसा सही तरीके से सरकारों ने खर्च तो किया है और उसका लाभ लोगों तक पहुंचा है। तो वही स्टेट टॉप पर हैं जिन्होंने सबसे बेहतर तरीके से इसमें काम किया है। उड़ीसा में इस टाइम पे मुख्यमंत्री हैं मोहन चरण मांझी। ये कौन से देश के प्रधानमंत्री हैं जिनके द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वर्ल्ड त्रिपिटक हॉली स्क्रिप्चर गिफ्ट किया गया है? तो जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रही हैं ये थाईलैंड की प्राइम मिनिस्टर हैं और इनका नाम है शाइनावात्रा। क्या नाम है यहां पर मैं लिख देता हूं, शाइनावात्रा। इनके द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह बुक गिफ्ट करी गई है और इस बुक को ही त्रिपिटक बोला जाता है। त्रिपिटक एक ऐसी किताब है जिसमें बुद्ध की टीचिंग है। ठीक है, बुद्ध ने जो उपदेश दिए थे पाली भाषा में, उसकी टीचिंग है ये। ओके, अभी तक थाईलैंड की तरफ से दुनिया के 30 देशों के लीडर्स को ये त्रिपिटक गिफ्ट किए जा चुके हैं। यह कौन सी राज्य सरकार है जिसने माइक्रोसॉफ्ट के साथ पैक्ट साइन किया है और माइक्रोसॉफ्ट की मदद से इस स्टेट के अंदर 3 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना करी जाएगी? तो यह महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस की सरकार है। महाराष्ट्र सरकार यह चाहती है कि महाराष्ट्र के अंदर एआई का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए और 3 एआई सेंटर्स स्थापित किए जाएंगे। पहला स्थापित किया जाएगा मुंबई में, दूसरा स्थापित किया जाएगा पुणे में और तीसरा जो लगाया जाएगा ये नागपुर में स्थापित किया जाएगा। अब तीनों के काम भी अलग अलग होंगे। जो मुंबई में स्थापित किया जाएगा ये पूरे जियो सिस्टम की जानकारी देगा, मतलब पूरे पर्यावरण की जानकारी देगा। एक ऐसा एआई सेटअप बनाया जाएगा कि पहले से पहले हमें एक्यूरेट जानकारी मिल सके कि कहां पर बारिश ज्यादा होगी, कहां पर सूखा पड़ने वाला है, या फिर भूकंप आने के कब चांसेस बन रहे हैं, या फिर कहां से साइक्लोन उत्पन्न हो सकता है बे ऑफ बंगाल से या अरेबियन सी से। ये सारी जानकारी देगा। जो पुणे वाला होगा ये स्पेशली क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के लिए एआई सेटअप किया जाएगा, जैसे कि स्पेशल डेटा मैनेजमेंट हो गया क्राइम रिपोर्ट्स का, और इसके अलावा एविडेंस मैनेजमेंट हो गया, फॉरेंसिक रिपोर्ट या फॉरेंसिक डेटा हो गया। ये सब पुणे वाला जो एआई सेंटर होगा वो हैंडल करेगा। जिससे कि हिस्ट्री सीटर्स हो गए, क्रिमिनल्स हो गए, उनका अपने आप एआई बेस्ड डेटा ये तैयार करेगा। और नागपुर वाला जो होगा इसकी एक अलग एट्रीब्यूट होगी। नागपुर वाले की खास बात यह होगी कि भारत सरकार और राज्य सरकारों की जो योजनाएं चल रही हैं उनको ये मॉनिटर करेगा और अपनी खुद एक रिपोर्ट तैयार करेगा कि भारत सरकार ने कितना पैसा बजट में डाला, कितना कहां खर्च हुआ, कितना कहां खर्च हुआ, ये सब कुछ बता देगा एक ही बार में। और कई सालों का डेटा ये स्टोर करता रहेगा रियल टाइम बेसिस पर।
ये कौन से राज्य के मुख्यमंत्री हैं जिनके द्वारा राज्य के अंदर गरीबी दूर करने के लिए P4 नाम का एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है? तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं चंद्रबाबू नायडू। इन्हीं के द्वारा P4 इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। यहां पर P4 का मतलब है पब्लिक प्राइवेट पीपल पार्टनरशिप। ठीक है, तो देखिए है क्या, आंध्र प्रदेश सरकार ये टारगेट लेकर चल रही है कि आने वाले 2029 तक, मतलब अगले 5 सालों में आंध्र प्रदेश में गरीबी पूरे तरीके से हट जाए। अब इसके लिए पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों को आपस में मिलकर काम करना होगा। तो ये बहुत सारी ऐसी योजनाएं लॉन्च करेंगे जिसमें प्राइवेट सेक्टर कंपनीज और सरकारी डिपार्टमेंट्स ये सब आपस में पैक्ट साइन करेंगे और नई नई योजनाएं गरीबों के लिए लॉन्च करेंगे। ये जो इनिशिएटिव है ये भारत सरकार का जो एक लक्ष्य है 2047 तक भारत को डेवलप्ड कंट्री बनाना, उसको सपोर्ट करने में मदद करेगा। हाल ही में सीपीसीएल के नए मैनेजिंग डायरेक्टर कौन अपॉइंट किए गए हैं? सीपीसीएल जिसको बोलते हैं चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, तो इसके नए मैनेजिंग डायरेक्टर जो अपॉइंट किए गए हैं ये हैं एच शंकर। अभी तक सीपीसीएल के अंदर ये टेक्निकल डायरेक्टर के रूप में कार्यरत थे। टेक्निकल डायरेक्टर ये 2020 में बने थे। तो करीब करीब इनको 5 साल हो रहे हैं उस पोस्ट पर और अब प्रमोट करके मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट कर दिए गए हैं। चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना 1965 में करी गई थी। ये कौन है जो कि पीएफआरडीए के चेयरपर्सन अपॉइंट किए गए हैं? पीएफआरडीए जिसको बोलते हैं पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो इसके नए चेयरपर्सन अपॉइंट किए गए हैं एस रमन। और एस रमन जिनकी जगह लेंगे ये हैं दीपक मोहंती। तो दीपक मोहंती आने वाले मई मंथ में रिटायर हो जाएंगे और उनकी जगह पर एस रमन आ जाएंगे। एस रमन इस टाइम पर डेप्यूटी सीएजी के रूप में कार्यरत है। जी हाँ, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की मैं बात कर रहा हूं। तो ये डेप्यूटी सीएजी हैं इस टाइम पर भारत के। 1991 बैच के इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज ऑफिसर हैं। इतना ही नहीं, सिडबी आप जानते हैं ना, सिडबी जिसको बोलते हैं स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि छोटे और ग्रामीण उद्योगों को सपोर्ट करने के लिए जो होता है बैंक। तो सिडबी के मैनेजिंग डायरेक्टर भी ये 3 साल के लिए रह चुके हैं 2021 से लेकर 24 तक। तो अच्छा खासा पब्लिक सेक्टर में इन्हें रिच एक्सपीरियंस है। अब ये पीएफआरडीए के चेयरपर्सन अपॉइंट किए गए हैं। जीएसपी के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूं। फायदा लेने के लिए सुल्तान कोड का ध्यान रखिएगा और इस ऑफर को आज ही आप भुना लीजिए, वही ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता इतनी कम फी में आपको कोई एक ऐसा बैच कहीं पर भी मिल रहा है जो अपने आप में आपको गारंटी दे रहा है। और अगर सिलेक्शन नहीं होता है तो आपका पैसा भी रिफंड कर रहा है। मुझे तो नहीं पता कि बाकी कोई ऐसा कर भी रहा है, बिकॉज आई नो कोई ऐसा नहीं कर रहा है। तो बैच का डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अब मेरा आज का सवाल है आपसे, आपको बताना है भारत का एक कौन सा राज्य है जहां पर केसरिया स्तूप स्थित है? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो।